तो आज हमने थोड़ा कवर करना है आई आर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और थ्री ए सी एड्रेस क्या होता है उसको थोड़ा आज हम देख लेते हैं कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। समय स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। और ओके। ओके जी, तो सबसे पहले अगर हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को देखें तो क्या था, हमारा ब्रिज है सोर्स कोड और मशीन कोड के दरमियान के, जो हमारा मशीन कोड होता है और सोर्स कोड जो होता है ना, उसके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है। हाई लेवल कोड इज हार्ड टू ऑप्टिमाइज। तो वो जो है ना, देखिए हाई लेवल कोड है ना, वो हार्ड है ऑप्टिमाइज करने के लिए ना, उसको सेकेंड में वर्क करे। और मशीन कोड है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है। आई आर जो है मिडल फॉर्म है इनसाइड द कंपाइलर। तो आई आर जो है एक मिडल फॉर्म बन आ जाती है, यूज होती है एक कंपाइलर के मतलब मिडल एंड में यूज होता है ये। थिंक ऑफ आई आर कंपाइलर्स इंटरनल लैंग्वेज। अच्छा, अब हमें आई आर क्यों चाहिए होता है कि जो कंपाइलर को है जो ये पोर्टेबल बनाता है, ठीक है। और जो है पोर्टेबल ये मतलब ये है कि आपका कंपाइलर जो है अलग हर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग आप बना सकते हैं ना। पोर्टेबल मतलब कि वो नहीं है जो कि एक ही हो। और जो उसकी आपकी वर्चुअल मशीन होती है वो वही चीज आ जाती है। और सिंप्लीफाइड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पर कि सही है। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम होता है, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं आईआर को कोड जनरेशन के लिए। और सेपरेट्स करता है ये फ्रंट एंड और बैक एंड को, ठीक है ना। अच्छा, थ्री एड्रेस कोड है, इसको थोड़ा सा हमने कहा आज देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन आई आर, ईच इंस्ट्रक्शन हैज मोस्ट थ्री ऑपरेंड्स। तो हर इंस्ट्रक्शन जो होती है उसके थ्री ऑपरेंड्स होते हैं, सिंपल एंड लीनियर, इजी टू जनरेट फ्रॉम ए एस टी। तो जैसे कि आपके पास ये टेक्स्ट है, T1 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, T2 जो है आपका वो, उसको अगर बनाना है तो आपको T1 ये जो है ना इसकी जगह पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय सी, तो x इक्वल टू T2। अब ये ना एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थ्री जो हमारे हैं क्या है ऑपरेंड्स। तो ये जो है ना थ्री ऑपरेंड्स है, और इस तरीके से इसको इसने क्या करा, जैसे कि ए प्लस बी होता फिर मल्टीप्लाई बाय सी लिखा होता, तो उसने इसको ब्रेक कर दिया T1 बना के। और एक्स जो हमारा है वो T2 बन गया, तो अब एक वेरिएबल में एक वैल्यू आ गई है। तो इसको अगर हम देखें डीप में, जैसे वाई कंपाइलर्स लव इट करेक्टरिस्टिक थ्री ए सी, जो हमारा है थ्री एड्रेस कोड। वन ऑपरेशन पर लाइन, हर एक लाइन पर एक ही ऑपरेशन होता है। और एक्सप्लिसिट टेम्पररीज और नो नेस्टेड एक्सप्रेशन, और इजी टू डिबग एंड विजुअलाइज। मतलब एक लाइन पर एक ही ऑपरेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे जो है अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ए प्लस बी हो रहा है सिर्फ, फिर वो असाइन होगा। और फिर यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी वैल्यू बनी है वो पहले मल्टीप्लाई होगी। तो अब ये होगा कि इसमें ना एक लाइन में सारा काम नहीं हो रहा। अगर हम चाहते तो एक ही लाइन में सब काम कर देते। क्या कर सकते थे हम, एक्स इक्वल टू लिखते, ठीक है। हम क्या करते यहाँ पर, ए प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय सी। तो क्या यही मेरा आउटपुट मिलता मुझे यहाँ पर। अगर हम नोट करें तो क्या होता है, यहाँ T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। तो यही हुआ ना। तो अब जो है क्या होगा, ये एक लाइन में मेरा सारा काम होता, लेकिन इसमें क्या किया है, हर लाइन में ब्रेक कर दिया है। पहले प्लस का काम किया, जो वैल्यू बनी, फिर उसका मल्टीप्लाई को करा, फिर उसके बाद एक्स में असाइन कर दिया, आखिरी में असाइन किया। तो ये चीज है। तो ये ब्रेक करता है मतलब कि थ्री एड्रेस कोड। अब जो है इसमें क्या है कि आइडियल फॉर बिगनर्स, आइडियल फॉर मिनी लैंग्वेज एल, अगर हम मिनी लैंग्वेज बनाना चाहें तो उसके लिए आइडियल रहेगा थ्री ए सी जो हमारा है। और उसके क्वाड्रपल स्ट्रक्चर क्या है, हाउ वी स्टोर इंस्ट्रक्शन इज एज क्वाड्रपल। मतलब ये है कि आपके पास ऑपरेटर होता है, आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू और रिजल्ट। तो ये चार चीजें हैं। तो अब देखें, अगर आप नोट करें तो ऑपरेटर है ना, उसमें क्या आ गया आपके पास, किस तरीके से, इस तरीके से स्टोर होता है ये एज अ टप्पल जो बोलते हैं ना, ब्रैकेट्स में लगा के चार चीजें अलग अलग होंगी। जैसे प्लस है वो ऑपरेटर अलग हो गया,
आर्ग्यूमेंट वन ए आ गया, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट यहाँ पे T1 के अंदर रिजल्ट स्टोर करना है। लाइक ये जो लाइन लिखी ना, ये इसके बराबर यहाँ पर T1 इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को प्लस करेगा और उसको स्टोर कहाँ करेगा, T1 में करेगा। तो इस तरीके से इसका ये मुझे क्वाड्रुपल मतलब बन गया। टपल बोलते हैं दो को, मतलब किस तरीके से, और ये इसको बोलते हैं क्वाड, चार है ना ये, इस वजह से। अच्छा, अब सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्वाड ट्रिपल्स का। मतलब जैसे कि एक स्ट्रक्ट क्वाड है, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक स्ट्रिंग ऑपरेटर आ गया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट टू और स्ट्रिंग रिजल्ट। मतलब चारों को हमने एक स्ट्रिंग में बना दिया ताकि वो फिर हम उसमें स्टोर कर सके। अब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, एक साथ एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऑपरेटर की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट की वैल्यू होगी। तो स्टोर्ड इन अ लिस्ट और वेक्टर, आप एक एरे में लिस्ट, एरे मतलब वेक्टर को आप तो डायनेमिक एरे को कहते हैं, और लिस्ट जो हमारी पाइथन में भी होती है। तो एक लिस्ट में आप स्टोर कर सकते हैं, एक वेक्टर मतलब कि एक एरे में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चार चार के आप वो बना देंगे पेयर्स, और प्रिंटेड लेटर फॉर डिबगिंग। ठीक है, और डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक। अब आप है ना, कोई भी ऑपरेशन है ना, इन चारों में आप स्टोर कर सकते हैं। एक ऑपरेटर का वो अलग हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स का अलग हो जाएगा और रिजल्ट का अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, जो 3AC इंस्ट्रक्शन है जो क्वाड्रेपल स्ट्रक्चर में स्टोर हो रही है, उसमें जो आपके पास है चार चीजें होती है ना। तो प्लस है A B और T1 जो आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये चार चार के जो बन रहे हैं, तो आप कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी लाइन हो, उसको आप इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको आप इन चार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये जो है आसान हो गया उसके लिए ना। अब वो पूरी लाइन ही लिखी हुई, सिर्फ ये ऑपरेटर्स लिखे हुए। और ये जो आपका ऑपरेटर आ गया, ये उसके दो आर्ग्यूमेंट वन, मतलब जो आपका एक फर्स्ट वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल, उनके अंदर क्या कैलकुलेशन हो रही है वो ऑपरेटर करेगा, और उसको कहाँ स्टोर करेगा, रिजल्ट। तो ये जो है इस तरीके से हम कर सकते हैं। ICG फॉर एक्सप्रेशंस क्या है, जैसे कि फ्रॉम AST जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जो हमारा था, उससे हम 3AC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री याद हो तो उसमें क्या था हमारे पास, जैसे कि ऑपरेटर होते थे। लाइक अगर मुझे ये एक्सप्रेशन लिखनी है, x इक्वल टू, ठीक है, जो था हमारे पास y प्लस z। तो इसमें क्या होता था, इक्वल टू का एक हमारा नोड बन जाता था, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका एक्स आ जाता था, और राइट हैंड साइड पे प्लस आता था, और फिर उसके लेफ्ट और राइट में उसके ऑपरेंट आ जाते थे, वाई और जेड। तो अब जो है क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के बाद अब ये ICG जो हमारा इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में आएगा। तो ये जो है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट AST जो हमारा था वो फ्रंट एंड का काम था, जब मिडल एंड में आएगा, ICG में आएगा, तो वाई और जेड भी, तो इनको अब उसको कन्वर्ट करना है, इसमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा, 3AC में उसको कन्वर्ट करना है AST को। तो अगर हम देखें तो जो है AST हमारा कैसे होगा, इस तरीके से बता रहा होगा, वो एक्सप्रेशन दे रहा होगा। लाइक ये भी एक्सप्रेशन दे रहा है ना, ये एक्स है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर आप इसको करें, लाइन बाय लाइन चले, y प्लस जेड, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास। तो इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके की एक्सप्रेशन, तो इसका क्या बनेगा, अगर आप इसका AST बनाए, अगर इसका AST बनाए, तो हमारा बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, इक्वल टू। इक्वल टू टॉप पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया, एक्स आ गया, राइट हैंड साइड पे प्लस आ गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये ए आ गया, और इस तरीके से बी आ गया। और मतलब बी नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना प्लस आया ना, अब प्लस के यहाँ एक तरफ ए आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आया, और इसके लेफ्ट और राइट पे ये बी आया, और फिर ये सी आया। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है क्या, एक्स इक्वल टू, इस तरीके से एक्स इक्वल टू, यहां से अगर आप नोट करना यूं जाए, तो ए प्लस मल्टी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये हमारा इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनेगा। अब वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है 3AC कोड में।
ठीक है। तो 3AC कोड में वो कैसे कन्वर्ट करता है कि यहाँ पे जो T1 है वो उसको B×C में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसको आप देखें तो इसको वो ब्रेक कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा काम। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले लास्ट ऑपरेशन है ये वाला, इसको वो क्या कर रहा है, T1 में स्टोर कर रहा है। ठीक है, T1 = B×C, ये वाली लाइन चल जाएगी। मतलब इसमें इसने ये किया, लास्ट लाइन को कन्वर्ट कर दिया। अगर आप नोट करें तो ये जो है ना, अब इसका जो जवाब आएगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा, लाइक T1 यहाँ पे आ गया। अब ये इसको करेगा कन्वर्ट A+T1, तो T2 में स्टोर कर देगा नेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो ये पूरा किस पे कन्वर्ट हो गया, T2 में हो गया। तो ये जो पूरी चीज है ये किस पे कन्वर्ट हो गई है, T2 में हो गई है। तो बस X=T2 यहाँ पे स्टेटमेंट चल रही है। हम इस तरीके से देख सकते हैं AST जो है कन्वर्ट हो रहा है 3AC में। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन हो या कुछ पॉइंट हो? यस सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो यस है वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के बाद वाला स्टेप है, राइट? जेनेरिक यस सर, बिल्कुल सर। आईआर। सिंटेक्स ट्री के बाद का IR का स्टेप है सर ये, 3AC। ओके, तो आईआर में दो चीजें होती हैं, जेनेरिक आईआर और गिम्पल आईआर। तो ये वो हम्म। जेनेरिक आईआर का स्टेप है। यस सही, जेनेरिक IR है सर, बिल्कुल सर। मतलब ये एक तरीका है, हो सकता है और भी तरीके हों, ओके। तो यूज होते हो। तो एक तरीका ये है कि 3AC का ये सिंपल कर देता है, कंप्यूटर के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है सर वो। देखिए सर, ये स्टेटमेंट ओके। कंप्यूटर के लिए चलाना बहुत मुश्किल है एक साथ ना। मतलब आपका उसको प्रोसेसिंग ज्यादा लगेगी, एक लाइन पे उसका टाइम लगेगा, और उसको हो सकता है वो प्रेसिडेंस वगैरह का मसला बने। तो वो जो बिल्कुल है सर। इस तरीके से क्या हुआ सर, ऐसे देखे तोड़ दिया लाइंस को ना, देखे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने से यस सर। फायदा ये हुआ कि कंपाइलर को बड़ा आसान हो जाएगा, उसको बस एक ऑपरेशन करना है, एक लाइन पे एक ही ऑपरेशन करना है। इसलिए उन्होंने कहा था कंपाइलर लव्स इट, क्योंकि एक लाइन में एक ही बिल्कुल ऑपरेशन सर। करना है, तो प्रेसिडेंस का चक्कर ही नहीं रहा। ऐसी हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नोट करें, इस पे मल्टीप्लाई वाला पहले कर दिया, प्लस वाला पहले नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो प्रेसिडेंस वो खुद सेट यस कर। सर। यस हाँ, सर। तो वो यस सर। कंपाइलर के लिए उसने आसानी इसमें कर वो दी। ऑप्टिमाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली ना, क्योंकि स्टोरेज प्रोसेस से हाँ। तीन हो गया, ऑपरेंड्स तीन आ गए, तो वो जी भी जी श्रिंक जी हो जी। गया। वो भी शरीक दे तो दिया, हाँ। तो मसला बिल्कुल हल कर बिल्कुल। दिया उसने। तो ये जो होता है ना मसला के ऑप्टिमाइज कर रहा है ना उसको, ताकि वो एक एक लाइन पे वो जो चलाए वो उसको मुश्किल ना हो, मतलब कि देखने में कंपाइलर को उसको ऑप्टिमाइज बिल्कुल करके दे सर। रहा गॉट है। इट यस। सर। एक चीज है, यस। यस सर। शुरू शुरू में जब कंप्यूटर बनाए थे हमने, तो आपने भी पढ़ा होगा कि हम्म। उसकी ना वायरिंग चेंज करते थे हर बार प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। हाँ, उसकी वो होती थी आपकी, कुछ कहते भी थे उसको, वैक्यूम ट्यूब्स कहते थे ना, वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, हाँ। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे वो, एनिक था उसमें हाँ। एक बहुत बड़ा हाँ। था। तो जी जी। फिर उन्होंने सोचा कि यार, वायरिंग की बजाय क्यों ना प्रोग्राम को वायरिंग के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाए, ना कि हम्म। वायरिंग को प्रोग्राम के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। वो ये होता था ना, जिस तरह का प्रोग्राम होता था उस हिसाब से वायरिंग एडजस्ट करते थे वो। तो फिर हाँ उन्होंने बिल्कुल। इसी थिंकिंग को फ्लिप किया, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम को हम एक स्टैंडर्ड वे में ले आया करेंगे, घुमा फिरा के आ जाके, जो कि उस वायरिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। तो फिर ये हम्म, लेयर्स बननी शुरू हुई है जो भी हम देखते हैं। तो बिल्कुल एट सर। दैट हाँ। उसको, हाँ, स्टैंडर्ड वे में बाउंड्री दी जाती है, और वो उधर ही है, स्टैटिक अब बना हुआ, अपनी पोजीशन फिक्स्ड है, वायरिंग फिक्स्ड है। और हमारा हम्म। प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू जो वायरिंग ने कबूल करना है उसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है, मल्टीपल लेयर से गुजरता है वो, आके आस्ता 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 करके उधर पहुंच जाता है। यस यस यस, बिल्कुल सर। ऐसा ही, हाँ वही ना, ताकि वो देखे ना, अभी ये इसको ऑप्टिमाइज किया, अभी अगर आप देखें नोट करें तो ये कितना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट था। मल्ट प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, पहले उसने अलग अलग कर लिया, अब इन अलग अलग करके फिर वो एक एक करके ऑपरेशन करके आखिर में वही काम कर रहा है जो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सिंपल बनाता है वो थोड़ा ना अपने लिए ना, कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा आसान करे, ताकि वो उसको कम टाइम लगे और उसको मसला ना हो प्रोसेसिंग में। बिल्कुल। अच्छा सर, यस। एक और चीज अटैच करूंगा इसी के साथ, जो मैंने बात की ना कि हमने वायरिंग फिर फिक्स किया, फिर यहाँ सवाल आता था कि वो जो वायरिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्योंकि हमने यही देखा कि आज तक जितने भी चीज़ें हम
जब ज़्यादा चीज़ें यूज़ होने लग पड़ती हैं तो फिर स्टैंडर्ड एक मजबूरी बन जाती है कि कोई रेफरेंस पॉइंट भी तो हो ना, कि किसको देख के हम चलेंगे, सारे एग्री हों उसके ऊपर, जब एक चीज़ यूनिवर्सल हो हाँ जाती है। बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल। के स्टैंडर्ड हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, तो हर चीज़ का, हर ASCII एक स्टैंडर्ड है जिसको सब ने एग्री किया, हर सॉफ्टवेयर ने एग्री किया, हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्री किया। तो बिल्कुल सर। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आया उनके आर्किटेक्चर का, जिसका हम रिस्क या सिस्क कहते हैं ना, जिसको, वो वायरिंग का स्ट्रक्चर है बेसिकली, कि वो वायरिंग किस हाँ अंदाज में होगी। और भी होते होंगे लेकिन मेजर यही है दो। तो फिर उन्होंने वो वायरिंग के वो अंदाज फॉलो किया और बता दिया गया कि यार अब यही रखा जाएगा सारे, क्योंकि उसके मुताबिक ही प्रोग्राम लिखा जाएगा। हमने ये देखा अभी तक, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोग्राम को वायरिंग के मुताबिक लाना है। वायरिंग के मुताबिक तब भी लाया जा सकता है कि जब वायरिंग स्टैटिक हो ना, सारे एग्री हाँ किए भी हों। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही। वरना तो फिर वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो हाँ हाँ। इसी के, अच्छा, एक चीज़ और कि हम, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, ये बात बिल्कुल अपने कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है। अब बात आती है कि रिस्क और सिस्क की, इसमें छोटी सी बात ऐड करनी है। मैं देख रहा था इसमें बुनियादी फर्क क्या है। हम ये देखते हैं ना कि उसमें इंस्ट्रक्शन सेट एक में रिड्यूस करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, और इसके अगेंस्ट भी दूसरे में क्या है, उसमें वो दिखा रहे थे कि जो रिड्यूस वाला है ना, उसमें आप पहले कहते हैं, जो हम देख रहे हैं वो, उसमें वो हम पहले कहते हैं जी रजिस्टर लोड करो, रजिस्टर को इनिशलाइज करो, उसमें फलां वैल्यू रखो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर एंड में आप उसको प्लस माइनस करो। लेकिन उसके अगेंस्ट जो दूसरा है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है जो, उसके अंदर आप सिर्फ ये कहते हो कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप इनिशियलाइज नहीं करते पॉइंटर। मतलब उधर आपने 4 लाइनें लिखी थी, इधर हो सकता है कि आप एक लाइन में उसको कह दो, उस असेंबली का अलग सिंटैक्स है। तो फिर वो हम्म। प्रोसेसर अपने हिसाब से हैंडल करता है अपनी वायरिंग के मुताबिक, और उसमें ये सलाहियत होती है कि वो ज़रा ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है सेम टाइम के अंदर। तो ये इनके अलग अलग रुख हैं, अलग अलग इनके तरीकाकार हैं। यस सर बिल्कुल। हाँ वही कॉम्प्लेक्स, अभी उसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं ना, कि वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, एक लाइन में सब काम एक साथ कर रहा है वो। तो यस, तो इसीलिए एक एक तो रिस्क है जो सिंपल होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। हाँ जी, हाँ जी। वो सिंपल होता है थोड़ा, के कॉम्प्लेक्स मतलब क्या। यस। यस सर नबी। सर फैजान, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो यस हमने सर। बात की कि 3 ऑपरेंड होंगे, राइट? तो क्या हाँ 3 ऑपरेंड होंगे तो क्या एक ऑपरेटर होगा, यानी ऑपरेटर मल्टीपल हो सकते हैं? सर ऑपरेटर फिर दो होंगे ना, अगर 3 ऑपरेंड है तो ऑपरेटर तो दो लगाने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 3 ऑपरेंड रखें तो ऑपरेटर एक ही हो, तो कैसे होगा? मतलब जैसे कि अगर मेरे पास कोई, जैसे कि 5 है, अब मैं प्लस लगाया, तो मुझे साथ में कुछ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, लाइक 2, फिर -1। तो मुझे ऑपरेटर दो यूज करने पड़ते हैं, 3 ऑपरेंड में यूज कर रहा हूँ। यस, तो ऑपरेटर दो होंगे, जैसे कि एक इक्वल टू हो गया और एक हमारा मल्टीप्लाई हो गया या प्लस हो गया, जो भी आप रखें। तो इस तरीके से सर होगा ना। ओके। 3 AC। तो अगर हमारे पास कोई बड़ी एक्सप्रेशन है, उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स है, राइट, तो फिर क्या होगा? हाँ उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, बड़ी एक्सप्रेशन है, तो सर उसको डिवाइड करेगा ना सर। जैसे ये चीज है, इसमें देखिए कितने ऑपरेटर है सर। इसमें 4 ऑपरेंड है और आपके 3 ऑपरेटर, ऐसा ही है सर बिल्कुल सर। इस स्टेटमेंट में। तो सर इसको क्या किया, इसने डिवाइड किया ना सर यहाँ पे। आ, 3 ऑपरेंड 2 ऑपरेटर पे ले आया, एक स्टेटमेंट ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी। यस। तो ये जो चीज है, इसको उसने क्या किया, डिवाइड किया मल्टीपल वेज में ना, मतलब कि अलग अलग कर दिया। एक एक लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, एक एक लाइन पे एक काम हो रहा है। जैसे कि मल्टीप्लाई का काम एक लाइन में हो रहा है। अब ये करता कैसे, डिवाइड कैसे करता है, वो हमारा AST बना के देता है। ये जो आपका AST है सर, ये उसको पहले बना के सब कुछ देते हैं तैयार, प्लेट में रख के। बस उसको उसने एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है, लाइक लास्ट वाले को उसने एग्जीक्यूट करना है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है, लेवल बाय लेवल जाएगा सर। ओके, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जब बन जाए तो फिर उसे श्रिंक करता है। उसको पता होता है कि मुझे 3 ऑपरेंड्स बनाने, तो फिर वो जो है एक्सप्रेशन को हाँ देखता है और फिर लेवल बाय लेवल हाँ। जो आपने बात की है फिर उसे कर लेता है। ये उससे कर लेता बिल्कुल है वो। बिल्कुल। लेकिन हमने भी ऐसे ही कर लिया ना सर, देखे ना, हमने भी ऐसे ही बनाया ना। B × C को हमने T1 में रख दिया। A × T1 का जो भी रिजल्ट था उसको हमने T2 में रख दिया यहाँ पर। और फिर जो पूरा रिजल्ट था उसको हमने X में स्टोर कर दिया इक्वल टू के साथ। तो ये इसी तरीके से आपका आपका AST ये डिसाइड करता है, प्रेसिडेंस वगैरह सब AST कर चुका होता है पहले काम, ये सारा। बस इसको आपने जी सर। AST को इवेल्युएट करके, AST को समझ कर
जो बना हुआ है उसी को लेकर बस उसने एक्सप्रेशन बनानी है, और फिर आखिरी में रिजल्ट बन जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता है आखिरी में इक्वल टू तो हो गई। ओके। तो ये जो इधर T1 है ये टेम्परेरी है या नहीं, कोई भी वेरिएबल हम असाइन कर सकते हैं? हाँ, या कोई भी रख सकते हैं, इसने T1 रख लिया, T2 रख लिया है, आप कोई भी नाम रखते हैं, मतलब ये टेम्परेरी नाम है वेरिएबल्स के। यस। सर ये फिजा ये इसके बाद कौन सा, ये जब बन जाएगा तो उसके बाद अगला हाँ स्टेप क्या है? सर, अब ये जब बन जाएगा ना सर, तो ये ना इसने सर इस तरीके से इसको बना दिया है, स्टेटमेंट्स को इस तरीके से इसने डिजाइन कर दिया। अब ये स्टेटमेंट है ना ऐसे नहीं रहेगी, कंप्यूटर कंपाइलर को आगे जब बैकएंड में जाएगा, अभी हमारा ना फ्रंट एंड था, फ्रंट एंड ने AST बना के दे दिया, ये काम कर दिया हमारा। अब फिर आया IR के पास, IR ने क्या किया सर, इसको ऑप्टिमाइज किया है। ये जो है ना स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये वाली। अब ये जब जाएगी तो इसको क्या करेगा सर, इसको है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में ये करेगा कि इसको कोई तरीके से कन्वर्ट कर देगा कोई ऐसे लैंग्वेज में जो कंपाइलर इजी समझ जाए। मशीन लैंग्वेज नहीं होगी, ये असेंबली हो सकती है, या कोई भी आप लैंग्वेज कह दें, ठीक है ना। ऐसी रिप्रेजेंटेशन बना देगा जो कंपाइलर इजीली इसको ट्रांसलेट जल्दी से कर ले ना, मतलब कोई टाइम ना लगे ज्यादा। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन में तो फिर वो ना मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, ये एक एक स्टेटमेंट। नहीं यस इसका अब वो आप कब कराएंगे? सर, वो बैकएंड में होगी ना सर, ये तो हम IR पे है, बीच वाले प्रोसेस ये में, तो आप कह मिडिल। रहे हैं कि ये तो लास्ट वीक है। यस सर, लास्ट वीक है, लेकिन हमारा IR कंप्लीट नहीं हुआ था ना सर, तो इसीलिए हमने वो भी किया था, हमने ग्राफ कलरिंग वगैरह भी किया था ना, सब बैकएंड का काम था, जो सर ग्राफ ये तो ये कलर। मैंने तो 1.5 हफ्ते पहले किया था ये खुद ही। क्या चीज सर? ये जो आप पढ़ा रहे हैं आज। ये वाली चीज ना सर, ये हाँ। थ्री ये ए पहले सी ना, एड्रेस। पहले ये इसको ये ट्री में कन्वर्ट करता है, ट्री से फिर ये इसमें करता है। वो अलग बात है, मुझे ये इसका नाम 3AC नहीं पता था। अच्छा 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 अच्छा, सही सही हाँ सही ये सही। हमने, अब मैं वेट करो इससे आगे कैसे कब करेंगे आप? हाँ, तो आगे सर हम जा रहे हैं ना, एक एक असल में मैं उसके हिसाब से चल रहे हैं ना, आपका ये जो सिलेबस है ना, हमने मैं जो तो कह रहा बनाया। हूँ उसको, मैं कह रहा हूँ तो ऑप्टिमाइज वाले को बेशक छोड़ दे, आगे चलें। अच्छा अच्छा। चलो अब हम देखते हैं आगे और उसमें क्या है। अब जो है टेम्पररी वेरिएबल्स की जैसे सर बात कर रहे थे, T1 T2 T3, तो ये जो है आपके ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, ठीक है, ये हम लोग जनरेट नहीं करते। तो इस तरीके से उनमें वो स्टोर करता रहता है जो रिजल्ट्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि T1 बना दिया उसने A+B, फिर वो -C अगर है तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं। ये IR की अब लास्ट स्टेज है ना, ये वाली जो बन रही है? यस सर, ये IR की, हाँ ये लास्ट स्टेज है। ठीक है। फिर जो ठीक। है आपका ये कंडीशंस पे भी देख लेते हैं, कंडीशंस को शायद हमने नहीं देखा था कि ये जो है ना, इफ A greater than B, अब लेबल और जंप्स कैसे काम, ICG फॉर फ्लो कंट्रोल फ्लो, ये कैसे काम करता है कि अगर इफ कंडीशन लिखी हुई है A greater than B, ठीक है, तो गो टू L1। अब ये जो है ना, ये चीज क्या होती है, मतलब कि वो कह रहा है कि उस स्टेटमेंट पे जाओ, L1 पे जाओ, L1 ऑपरेशन करो, वरना L2 करो। अब L1 और L2 क्या क्या है, वो डिफाइन होंगे। सर ये L2 सिंपल है ना, वही है जिस तरह उसमें प्रेसिडेंस को वैल्यू दे लेता है, पहले किसको रखना है, तो इधर यही है, बस मैनुअल आप उसको जंप करवा रहे हैं, प्रेसिडेंस एक किस्म का कंडीशन वाइज है। हाँ, कंडीशन वाइज है ना, तो ये कंडीशन अगर होती तो कंडीशन को वो इस तरीके से एवेल्युएट करेगा ना कि L1 हम्म। में रख जाओ, वरना वो L2 में एल्स में जाना है। यस। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशनल जंप्स, अनकंडीशनल जंप्स, लेबल्स फॉर ब्रांचिंग। तो ये है कि कंडीशनल जंप होते हैं, एक अनकंडीशनल जंप होते हैं, ठीक है, और लेबल्स होते हैं ब्रांचिंग के। तो इस तरीके से आपके ये लेबल बन रहे होते हैं। अच्छा, अब पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो AST 3AC में कन्वर्ट हो गया, लीनियर रीडेबल इंस्ट्रक्शन हो गया, हैंडल्स कर रहा है एक्सप्रेशन, असाइनमेंट, इफ और इफ एल्स लॉजिक। अब ये क्या है आपका, कंप्लीट इंटरमीडिएट कोड रेडी ऑप्टिमाइजेशन और फाइनल कोड जनरेशन। तो ये जो आपका है ना आउटपुट रेडी हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, जो है फाइनल कोड जनरेशन के लिए। अच्छा, अब जो है हम आगे थोड़ा देख लेते हैं इसके में। आगे भी स्लाइड्स हैं आपकी? जी सर, नहीं सर, स्लाइड्स में मेरी यहीं तक थी सर, बाकी मैं देख रहा हूँ कि आगे सर टॉपिक कौन सा है, तो हाँ। देखता हूँ। सर आपके पास स्लाइड्स है क्या सर, आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी सर, जी सर। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं स्लाइड्स बनाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, बैक पैचिंग को थोड़ा हम देख लेते हैं।
रिजॉल्विंग फॉरवर्ड टर्म टारगेट्स इन अ सिंगल पास। अच्छा, फिर ये फुल लैंग्वेज है। ठीक है। और फिर हम इसको देख लेते हैं। टारगेट असेंबली। सही है। अच्छा, तो फिर है ना, वो जो है ना आपका, इसमें जो होता है ना मेमोरी एलोकेशन और वेरिएबल्स, असेंबली में होते हैं ना ये सर एक्टिवेशन। ये लिंक यहाँ शेयर कर देंगे चैट में इसका, यस सर, मैं शेयर सिलेबस कर पूरे देता का। हूँ सर, स्लैक में ही शेयर हुआ हुआ है सर, पिन में ना। सर ये बाकी यहाँ मैं पर शेयर इसका ऊपर से लिंक हाँ, यहाँ शेयर कर दें। जी जी जी, मैं करता हूँ। यस, मैं कर थैंक दिया यू, सर शेयर। शुक्रिया। जी। अच्छा, चलो बैक पैचिंग को थोड़ा देख लेते हैं फिर। बैक पैचिंग टेक्निक, हैंडल जंप, कैसे वो हैंडल कैसे करता है जंप्स को ना, देखते हैं। ये टर्मिनल में IR जरा। क्या की बात हो रही है? यस सर, ये आईआर का ही है, बैक पैचिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर मैं थोड़ा ऐड ऑन करूं, मैं अभी जी पढ़ यस रहा था ना। सर। यस सर सर। ये जो अभी हम 3AC पढ़ रहे थे राइट, ये तो जी IR का स्टेप है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये जेनेरिक IR में आता है या गिम्पल IR में आता है। तो हाँ, ये जेनेरिक IR जो है वो एक फाइल बना लेता है जो हमने पढ़ा था, लेकिन गिम्पल हम्म, IR जो है वो जीरोज एंड वन कन्वर्जन कर लेता है राइट, ताकि हर एक हार्डवेयर उसे समझ सके। तो उसमें गिम्प्लीफाइंग वाला स्टेप आ जाता है, 3AC वाला। तो हमारा जो है हाँ, ऑपरेंड 3 बन जाते हैं राइट, और yes, मल्टीपल लाइक अप टू 2 ऑपरेटर्स जो है वो हो जाती है वो। बैकएंड में वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को देखता है। ये गिम्प्लीफाइंग का स्टेप है। और फिर इसके बाद जो है फिर आगे भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो बस मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा था। यस सर। तो सर गिम्पल आईआर क्या करता है, वो आपका वो डायरेक्ट 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल सर। इसमें ना ये देखें, अगर आपको छोटे छोटे स्टेप्स कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम बंदे के लिए नहीं रहती बाद में कि वो आप उसको 4 स्टेप को 3 में कन्वर्ट कर दें, 3 को 2 में कर दें, या 4 को 5 बना दें। ये रीजन, अगर हम इस तरह से याद आप उसको करेंगे तो ये मेमोराइजेशन हो आप करेंगे। जब तक आपको बिल्कुल। कंसेप्ट नहीं समझेंगे कैसे फ्लो क्रिएट हो रहा है, और फ्लो को समझने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को आपने समझना होगा। फिर जो होता है ना, जब आप एक दफा आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप इजीली उसको चाहे ऑप्टिमाइज कर लें। नहीं, मैं 4 स्टेप्स को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो फिर जब आप ग्रिप आपकी हो जाती है ना, फिर ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आ जाती है। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल ही सर। है। वैसे भी ऑप्टिमाइजेशन का प्री रिक्विजिट तो यही है ना कि आपको बुनियादी चीज़ का पता तो हो पहले, असल रूल हम्म, क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है। वो तो एक बाद में लग्जरी है एक ऑप्टिमाइजेशन। तो बंदा डायरेक्टली बिल्कुल उस पर सर। चला जाए, वो तो फिर उसने मिसिंग कर दिया ना एक मेन चीज़ को। चलो मैं बड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट का। सर इधर एक टेबल था जिसमें डिफरेंस दिखा रहा था ना, जेनेरिक और गिम्पल IR में क्या फर्क था। तो अच्छा, के जेनेरिक पास। IR जो मैं फाइल की बात कर रहा था कि वो एक फाइल होल्ड करता है, तो वो हमारे हाँ। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को होल्ड करता है। और गिम्पल जो है वो हमारे 3 एड्रेस कोड को होल्ड करता है, उसको लोअर yes, लेवल में बना लेता है। वो जो हमने भी पढ़ा है, ऑपरेंड और फिर इसके ऑपरेटर्स। और जेनेरिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस होती है राइट, टर्म्स, आईडीज, ऑपरेटर्स। और जो गिम्पल होता है वो सिंप्लीफाइड होता है, लीनियर स्टेटमेंट होती है अप टू 3। और हम्म, फिर उसमें ऑपरेंड पर स्टेटमेंट जेनेरिक में मैनी मल्टीपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। और गिम्पल में फिर हमारे पास 3 आती है। और सर इसमें फंक्शन कॉल्स भी आ जाती है। तो जो हम पढ़ रहे थे ना कि लूप्स या जो भी स्टेटमेंट्स है, तो गिम्पल जो yes, है वो उसे भी ऑप्टिमाइज कर लेता है। फिर इसकी कंट्रोल फ्लो जो है जेनेरिक की थोड़ी हाई है, क्योंकि उसमें लूप्स भी आ जाती है और स्टेटमेंट्स भी आ जाती है मुख्तलिफ। लेकिन जो गिम्पल है उसमें लो लेवल आ जाती है, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे जम्प्स या गो टूस या कोई भी बेसिक ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, तो वो उस yes, कंट्रोल फ्लो को होल्ड करता है। अब जेनेरिक और गिम्पल IR का प्राइमरी यूज क्या है। जेनेरिक जो है वो फ्रंट एंड का आउटपुट है राइट, और गिम्पल जो है वो मिडिल एंड का स्टेप है जिसमें ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। तो ये एक हम्म, बेसिक जो था डिफरेंस था। यस। तो सर हम भी वो एक स्टेप कर रहे थे ना, वो ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे थे ना बेसिकली ना, जो बिल्कुल आपका सर। स्टेप था, कि उसमें हम जो एक एक्सप्रेशन थी उसको हम थोड़ा
ऑप्टिमाइजेशन है क्या, मतलब उसको थोड़ा फास्ट करना है ना, थोड़ा सा मतलब उसको समझने में आसान हो कंप्यूटर को, तो कंपाइलर जो आपका है तो वो इजीली समझ सके और इजीली एक एक स्टेप को वो कर लेना, तो वो एएसटी को हम कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, तो ये ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है, और भी इसके स्टेप्स होते हैं, इससे और मजीद ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। यस, तो बिल्कुल सबका अलग सर। अलग आर्किटेक्चर होता है, हम जैसे जनरल पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो है हमें पता चले, नॉलेज मिले ना, पता चले ना कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा Yes. सर, ये जो गिम्पल का आप जिक्र कर रहे हैं, हम्म। ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन तो कर देंगे, और जेनेरिक के साथ किस को कंपैरिजन काइंडली आप अगर दिखा सकें। यस। अ, सर अगर आप वो इमेज मैंने शेयर की थी, अगर अब आप वो काइंडली शेयर कर लें तो मैं अच्छा, आपको सिलेक्ट। थोड़ा एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वर्कफ्लो जो मैंने भेजा था, अच्छा, अगर आप वर्क। काइंडली। जी जी, मैं ओपन करता हूँ, मिनट। ये सर स्लैक पे तो आई थिंक नहीं है, स्लैक पे नहीं है सर, आप कर देंगे सर शेयर चैट पे, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। वेट सर, मैं शेयर करता हूँ। यस, तो जब तक हम वो देख लेते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट देख लेते हैं जो आपका होता है ना, ये सब में बैकएंड का काम है, ठीक है। अभी आपने कहा ना आईआर तो हमने पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, उसको तो हमने थोड़ा काफी हद तक देख लिया है, तो थोड़ा वो देख लेते हैं कि ये आपका रन टाइम एनवायरनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, कि जो आपका प्रोग्राम है अब वो कंपाइल हो गया है, अब वो रन टाइम में कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, सर ने भी शेयर की है किम्पल आईआर की ना, एक मिनट ये ओपन पहले लोड हो जाए जी। तो अगर आपका वेयर प्रोग्राम्स लाइव लिव वाइल रनिंग, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कहाँ पे होता है जब वो रन हो रहा होता है, तो प्रोग्राम को क्या चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, वेरिएबल्स मस्ट बी स्टोर्ड समवेयर, ठीक है, तो वेरिएबल्स को कहीं स्टोर होना होता है तभी तो वो फिर रन हो सकेगा ना, मेमोरी को एग्जीक्यूट करेगा। और कंपाइलर डिसाइड हाउ मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, तो कंपाइलर डिसाइड करता है कि मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होगी ना, क्योंकि देखें अब जो हमने जो डिस्कस किया था कि असेंबली में जो होता है कोड वो जो बनता है, तो अगर आपकी आईआर असेंबली में बन रहा है तो उसमें असेंबली ने डिसाइड करना है कि वो कौन से रजिस्टर यूज होंगे, अगर हम वेरिएबल बनाते हैं लाइक A = 7, अब इसमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी रजिस्टर में जाएगा, क्या उसके अंदर ऑपरेशंस होंगे रन टाइम में, कौन सी रजिस्टर इसको होल्ड करेंगे इस वेरिएबल को ए को, और 7 को कौन होल्ड करेगा, ये ऑपरेट असाइनमेंट कौन सी रजिस्टर में होगी, किसको असाइन होगा कौन सी रजिस्टर को, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे, इसको कंपाइलर को करना है ये। तो कंपाइलर इसको करेगा, देखेगा कौन सी रजिस्टर अवेलेबल है, कौन सी इसको सूट करेगी, उसके हिसाब से इसको रजिस्टर असाइन करेगा, और इस तरीके से ये आपका ऑपरेशन जो कंप्यूटर की मेमोरी उस जो कंप्यूटर के लो लो लेवल लैंग्वेज में इस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमारे रजिस्टर्स में ही होनी है ना, वेरिएबल्स तो कुछ नहीं होते, वो तो हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं। तो रन टाइम एनवायरनमेंट जो है क्या होता है, इक्वल टू मेमोरी प्लस रूल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो ये रूल्स कौन बना रहा है, या वो कंपाइलर बना रहा है या आपने बनाने हैं। और मेमोरी, और मेमोरी जो है कंप्यूटर में आपको कौन सी जो उसने रूल्स है उसके हिसाब से उसने कौन सी मेमोरी असाइन की है, उन वेरिएबल्स को, उन फंक्शंस को, फंक्शन को भी स्टोर किया जाता है, तो इस तरीके से वो सबको करता है, चलाता है। अच्छा, उसको थोड़ा और आगे देखते हैं, बाकी सर आपका आई थिंक वो लोड हो गया होगा। अच्छा सर, ये एरर आ रहा है आपकी इमेज में, मैं दोबारा मैं करता हूँ उसको डाउनलोड। ओके, तो आगे देखते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टैक फ्रेम्स तो मेमोरी फॉर फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो ईच फंक्शन कॉल क्रिएट्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब क्या चीज है कि जो है आपकी स्टैक फ्रेम्स बन रही हैं, कैसे, आपको पता होगा जब फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक कॉल स्टैक बन रहा होता है, फंक्शन कॉल स्टैक, तो वो क्या हो रहा होता है, हर फंक्शन का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है, तो वो उस एड्रेस वाले फंक्शन को यहाँ पे रखता है, ठीक है, उसने रखा, उसको स्टैक में पुश करा, फिर जब दूसरा फंक्शन आया उसको पुश किया, तीसरा आया उसको पुश किया, जो जो कॉल होती रहती है, जो कॉल होती है उस टाइम स्टैक में पुश होता है, इसीलिए हमारी रिकर्जन जो होती है वो काम कर रही होती है। कैसे कर रही होती है, लाइक अगर मेरे पास एक फंक्शन है डिफाइन, ठीक है, ये फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, कोई भी नाम रखते हैं इसका भी, तो ये जो है इसने अपने आप को कॉल कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो है फंक्शन कॉल स्टैक बना था उसमें डिफाइन जो है यहाँ पे गया, ठीक है, उसने पुश किया अपने आप को, अब जो है जब दोबारा जब वो कॉल करेगा अपने आप को, ठीक है, दोबारा से वो पुश हो जाएगा,
अब जब अब जब बैक ट्रैकिंग जो हम करते हैं वो कैसे हो रही होती है। अब देखिए ये तो ना इनफाइनाइट फंक्शन बन गया, ठीक है, ये तो अपना कॉल करता ही जाएगा, लेकिन हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन कुछ लगा देते हैं ताकि वो रुक जाए रिकर्जन। तो अब जो है यहाँ पे जब वो रुक जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस वाले को निकालेगा बाहर, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट पूरा करेगा, वो हो जाएगा, फिर इसकी टर्न आएगी, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। जब पूरा कॉल स्टैक खत्म हो जाएगा आपका, फिर आपका प्रोग्राम एंड होता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जब भी फंक्शन कॉल होती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाता है, बन जाता है, और उसमें लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उसके टेम्परेरी वैल्यूज होती हैं, उसका रिटर्न एड्रेस होता है। तो इस तरीके से आपके क्या है, हर फंक्शन के अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग टेम्परेरी वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से वो आपका स्टैक फ्रेम्स बन रहा है। तो स्टोर्ड ऑन रन टाइम स्टैक, ठीक है, ये रन टाइम में आपका एक स्टैक बन रहा होता है, जिसको हम फंक्शन कॉल स्टैक भी कहते हैं। तो वो आपका बिल्ट होता रहता है। सिंपल कंपाइलर यूज वन फ्रेम पर ब्लॉक और फंक्शन, ठीक है, ब्लॉक बोल सकते हैं या फंक्शन, लेकिन एक फंक्शन भी एक ब्लॉक ही होता है ना, जिसमें अंदर एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है, ठीक है, एक पूरा फंक्शन है, और या फिर उसको ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो इसलिए सिंपल कंपाइलर जो होते हैं हमारे, वो एक ही फ्रेम यूज करते हैं एक फंक्शन के लिए। अच्छा, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? सर फैजान, ये इसका भी लिंक मुझे शेयर कर दें, ये चैट जीपीटी इस वाला। अच्छा, इसका लिंक शेयर कर दूँ? अच्छा अच्छा, ये मैं यहाँ से ही कर देता हूँ, आई थिंक आपके पास आ जाएगा। सर ये एग्जीक्यूशन के स्टेप में जो स्टैक यूज हो रहा है, इसमें वो सारी हम्म। चीजें आ जाती है, सीपीयू स्केजुअलिंग और फिर प्रायोरिटी स्केजुअलिंग और फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हम करते हैं, या कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन कब रन होगी, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है ना, वो स्टैक होल्ड करता है एग्जीक्यूशन में। हाँ बिल्कुल, सर देखें, आप जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती कैसे, पहले आप इसको समझे। सबसे पहले आपका फंक्शन में क्या चलता है, मेन फंक्शन चलता है, ऐसे ही होता है सर। मेन फंक्शन सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूशन कौन कॉल करता है, उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। अगर आप प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल होता है। अब पाइथन में आप मेन लिखते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी एक बैक एंड पे एक फंक्शन बना हुआ होता है, जो वो ही उसका होता है ना, मतलब कि ग्लोबल फंक्शन होता है। तो अगर आप नोट में पाइथन कभी हम इफ मेन लिखते हैं, बाकी वो अलग चीज है। अच्छा, अब जो है वहां पे आप मेन फंक्शन उसने कॉल करना है। अब मेन फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन कॉल है, फिर उनका कॉल स्टैक बनेगा ना सर। अभी कॉल स्टैक में क्या चला गया, मेन चला गया, ठीक है सर, एक कॉल स्टैक बन रहा है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सर आपको? मेन जी आपके सर। फंक्शन में चला गया, कॉल स्टैक में चला गया। अब जैसे सर मैं फर्स्ट करें, मैंने यहाँ एक फंक्शन कॉल कर दिया F1, ठीक है सर, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, इसको मैंने वैल्यू 5 दी है। अब वो मैंने ऊपर कहीं डिफाइन किया हुआ है F1 को, कि ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसको प्लस कर दो या मल्टीप्लाई कर दो या इसको रिटर्न कर दो, ठीक है ना। अब जो है मैंने इसको कॉल कर दिया, तो ये क्या होगा सर, जब ये कॉल होगा तो F1 क्या होगा, हमारे स्टैक में अपेंड हो जाएगा, ठीक है, पुश हो जाएगा, और उसकी कोई वैल्यू होगी, कुछ भी होगा उसके, और ठीक है, हर फंक्शन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। ये नहीं होता कि फंक्शन का नाम होगा, वो नाम से अपेंड करेगा, उसको थोड़ी पता है नाम क्या होता है। उस फंक्शन को कहीं ना कहीं बनाया गया होता है, डेफिनेशन उसकी अवेलेबल होती है, तो वहां पे उसका एड्रेस होता है, इसका नाम जो है ना, ये जो है ना, इसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, तो एड्रेस को पुश करते हैं स्टैक में। बिल्कुल हम सर। समझने के लिए नाम लिख देते हैं, ठीक है ना सर। तो ये F1 इससे पुश कर दिया। अब हो सकता है मैंने आगे F1 को कॉल किया हो दोबारा, ठीक है सर, तो अब क्या होगा दोबारा, अब देखें, अब ये F1 की अगर एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी ना, तो ये स्टैक से बाहर आ जाएगा। F1 जो है, जब इसको हमने काम करने के लिए दिया, इंस्ट्रक्शन दी, अब वो अगर उसने काम कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है सर, तो फिर ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाता है, तो मेरा F1 बाहर आ जाएगा। फिर F1 को दोबारा कॉल किया दूसरे पैरामीटर के साथ, लाइक मैंने 7 के साथ कॉल किया, तो सर क्या होगा, फिर F1 दोबारा आ जाएगा कॉल स्टैक में, ये भी आएगा, फिर ये भी बाहर आ जाएगा जब इसकी एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगी, और मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो क्या होगा सर, आखिरी पे मेन फंक्शन भी बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन भी खत्म हो गया। जैसे जिस फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होती है ना, वो कॉल स्टैक से बाहर आ जाता है, इसलिए स्टैक यूज होता है, क्यू यूज नहीं होता उसमें, क्योंकि लास्ट वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर बाकी पहले वाले होंगे। तभी हमारी बिल्कुल रिकर्जन भी सर। काम करती है, यहाँ पे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग जो हम करते हैं ना, वो इसलिए काम करती है क्योंकि आपका फंक्शन कॉल स्टैक बन रहा होता है। तो वो जो है प्रीवियस, जो पहले एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जो नई एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, नया फंक्शन कॉल होता है, उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, और जो पहले से, जो मेन फंक्शन में पहले से बनाया हुआ था, सबसे पहले ये चला था, लेकिन सबसे आखिरी में बाहर आएगा ये।
कॉस्ट टैक्स से, तो हमारे बिल्कुल सर। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। यस। सर इसका आर्किटेक्चर थोड़ा वो रजिस्टर के साथ है ना, जैसे रजिस्टर हमारा इंस्ट्रक्शन और एड्रेस होल्ड करता है, ये जो हाँ है हाँ। हमारा कोई भी वेरिएबल हमने असाइन किया वो, उसमें जो वैल्यू पड़ी हो, कोई भी टेम्परेरी वन में हमने वैल्यू असाइन की हो 5, उस वैल्यू को हाँ। होल्ड करता है, और फिर वो जो वैल्यू कहाँ पड़ी है उसका एड्रेस भी जो है वो रिटर्न करता है ताकि वो एग्जीक्यूशन हो सके। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। उसका एड्रेस भी रिटर्न करता है ताकि वो उसकी एक, हाँ, वो एड्रेस रिटर्न जब करेगा उस वैल्यू का, जब आपने उसका एड्रेस रिटर्न करवाया होगा ना, मतलब कि कुछ लैंग्वेजेस होती है उनमें डायरेक्टली एड्रेस पे ही काम होता है, लाइक पाइथन है, उसमें हम एड्रेस अलग से बनाते ही नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस है ना, उसमें हमारे पॉइंटर्स अलग होते हैं, उसमें हम अलग से बना रहे होते हैं, तो उसमें हम बता रहे होते हैं कि हम ये इसका एड्रेस भेजें, वैल्यू नहीं भेज रहे। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू होता है। तो इस तरीके से अब जो है इसमें हम वैल्यू भेज देते हैं, लेकिन हमें लग रहा था वैल्यू भेज दी है, लेकिन होता क्या, हम एड्रेस भेज रहे होते हैं। तो ये भी है, वो दिखाते नहीं ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो ना ज्यादा। तो इसलिए वो लैंग्वेजेस में अलग अलग है। जी सर। ओके, चलें अभी थोड़ा सा हम कर लेता हूँ, बाकी हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। अच्छा, वेरिएबल स्टोर्ड कहाँ होते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट जरूरी है। मेमोरी एलोकेशन कहाँ होती है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है स्टैटिक मेमोरी में स्टोर होते हैं, लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपके फंक्शन से बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे मेन फंक्शन में हम बनाते हैं जो वेरिएबल्स, या पाइथन में जो हम सिंपल जो वेरिएबल बना रहे होते हैं ना, लाइक a = 5। अब ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, क्योंकि मैं इसको इसको किसी फंक्शन में नहीं बनाया, तो ये ग्लोबल हो गया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, तो उसके अंदर जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा फिर वो लोकल होंगे, ठीक है ना, वो लोकल होंगे उस फंक्शन के लिए, उसको बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि स्टैटिक मेमोरी में आपके ग्लोबल चलेगा, लोकल वेरिएबल आपके स्टैक में जाएंगे। लाइक इसके अंदर मैंने आपको z = 3 लिखा, तो ये जो है क्या होगा, ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर है, और फिर ये कहाँ स्टोर होगा, आपका स्टैक में यू स्टोर होगा, ठीक है। स्टैक और टेम्परेरी स्टैक और रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेरी वेरिएबल जो होते हैं स्टैक और रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। लाइक जो आपके जो होते हैं टेम्परेरी, जो खुद बनाता है वो, जो अभी हमने देखा था T1 T2, और ये जो हमने देखे थे, जो वो खुद से बना रहा था, और वो जो है स्टैक और रजिस्टर्स के जरिए होते हैं। लाइक इधर के एक्स स्टैक और T1 है रजिस्टर, लाइक T1 T2 जो हमारे थे, जो कंपाइलर खुद बना रहा था ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वो जो है ना रजिस्टर्स में बनते हैं। अच्छा, टारगेट असेंबली लैंग्वेज, उसको थोड़ा देखते हैं, असेंबली का थोड़ा कोड देख लेते हैं कि वो कैसे कोड जनरेशन कर रहा है ना। अच्छा, वी डिफाइन अ सिंपल टारगेट असेंबली, लाइक लोड कैसे होता है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, और जंप इंस्ट्रक्शन। अब लोड क्या होता है, लोड है R1, ठीक है, R1 रजिस्टर का नाम है, ठीक है। और उसमें ए क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है, मतलब कि उसमें एक वो हो गया, उसकी वैल्यू असाइन हो गई है उसको, R1 में, R1 रजिस्टर में ए लोड हो गया है, ऐड हो गया ए। देखें R1 में अब क्या अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ए और बी ऐड हो रहे हैं, ए और बी, क्योंकि ए किस में आ गया, R1 में आ चुका है। स्टोर में क्या हुआ, x R1, अब जाहिर सी बात है x में क्या स्टोर हो गया, x, इसका अब देखिए इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, x = a + b। अब देखिए ये असेंबली में कैसे लिखना पड़ता है, एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है ना, हम एक साथ नहीं लिख सकते, ये हम लैंग्वेज में तो आसानी से एक साथ लिख देते हैं, हम तो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन भी एक साथ लिख देते हैं, असेंबली में ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एक एक करके वो इस तरीके से वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो काम यही हो रहा है, x = a + b, ये जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा। थैंक यू फैजान अनीस, बड़ा आप यस सर। बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हो यार। मैं डॉक्टर रिजवान हूँ। मेरा जी जी सर, जी सर। हाईकोर्ट गुड के मैनेजमेंट से ताल्लुक है। बहुत ज़बरदस्त यार, दैट्स ग्रेट। थैंक अब यू इसमें सर। तो बल्कि सर जुल्फ़कार अली मीर भी हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आप इस कोर्स पे अक्सर आते हैं सर, या दैट्स ग्रेट सर कि ये तो आप। ये थैंक यू सर, ये सर फैजान से पूछे। जी सर, नहीं अच्छा सर, ये रोजाना आते हैं, और काफी अच्छी अच्छा अच्छा डिस्कशन होती है इनके साथ भी। यस सर। अच्छा जी अच्छा। जी। चलो यार, ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा कोर्स आप लोग रन कर रहे हो यार। अभी तो घंटे से ऊपर हो गया, बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग। तो चलो, यस तो ये सर। कितने हफ्ते हो गए इस कोर्स को रन होते हुए? मैं तो पहली दफा आया हूँ, मुझे तब सोच रहा हूँ पहले भी आना चाहिए था। जी सर। नहीं सर, 5th वीक चल रहा है सर अभी, है ना, हाँ आई थिंक हाँ। लास्ट है, या इसके बाद भी शायद एक वीक करें, या अगर जरूरत होगी तो देखेंगे। यस अच्छा सर। अच्छा।
जी जी। चलो ठीक है, सही इसमें सही हमने है। ये किया है, कंपाइलर का थोड़ा पढ़ा है ना कि वो उसमें फेजेस होते हैं, 3 फेजेस, हमने फ्रंट एंड लेक्सिकल एनालिसिस वगैरह, ग्रामर कैसे चेक होती है, ये वो थोड़ा हमने सब अच्छा देखा था। जी। अच्छा अच्छा। कंपाइलर चलो, में। जी। नहीं दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, जबरदस्त। चलो चलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू करें यार, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। जी थैंक यू सर। ओके। तो ये सर, तो यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट है और बिगनर फ्रेंडली हो गया ये आपका ना। तो क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका असेंबली कोड है, ये हर मशीन पे चल जाएगा, क्योंकि वो हर मशीन को आती है असेंबली। और ये बिगनर फ्रेंडली भी हो गया उसके लिए। अच्छा, मतलब ये हमारे लिए, मतलब अच्छा समझ में आ जाए ना, हाँ इजिली। और जो है रजिस्टर एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है, यूजिंग लिमिटेड रजिस्टर्स। तो आपके अगर रजिस्टर्स आर फास्ट मेमोरी रजिस्टर जो है, जाहिर सी बात, तो उसमें फास्ट एग्जीक्यूशन हमारी हो रही है। अब ये लिमिटेड होते हैं नंबर्स में, लाइक जाहिर सी बात है, रजिस्टर हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होते, लेकिन हम वेरिएबल्स तो अनलिमिटेड बना लेते हैं। तो ये कैसे करता है वो ना, वो कंपाइलर का काम है, वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है। क्योंकि देखें, वेरिएबल हो सकते हैं हमने 100 बना लिए, ठीक है, प्रोग्राम में। लेकिन रजिस्टर्स तो हमारे पास हो सकते हैं 20 हो, 50 हो, कितने हो सकते हैं। अब तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा रजिस्टर्स होते ही हैं। लेकिन फर्ज करें वो 50 है, तो अब वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था ग्राफ कलरिंग, जो हमने किया था ना, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो उसमें हमें ग्राफ कलरिंग जो होती है, जिसमें क्या होता है, एक जैसे जो है आपके नोट्स जो होते हैं उनका एक कलर नहीं हो सकता। तो वो जो हमने देखा था ना, वो यहीं पर इस्तेमाल होता है, वो रजिस्टर्स में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है वेरिएबल्स को। तो वो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और जो है सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि 1 रजिस्टर पर ऑपरेशन, तो एक रजिस्टर होती है, एक ऑपरेशन में एक ही रजिस्टर यूज हो रहा होता है। और रीयूज रजिस्टर व्हेन पॉसिबल। तो एक स्ट्रेटेजी है कि आप कोशिश करें कि रजिस्टर को यूज कर सके ना, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि आपने जैसे कि एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल दूं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, अब ये डिफाइन हुआ है, इसमें इंट, जैसे कि इसमें एक वेरिएबल है x = 7। अब जो है मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है मेरा। अब हो सकता है मैंने इतना सा काम लिखा हो फंक्शन में, प्रिंट एक्स। अब जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एक्स कर दिया, तो अब ये जाहिर सी बात है, फंक्शन जब मेरा खत्म हो जाएगा तो ये वेरिएबल मेरा काम का इसे रजिस्टर तो ली होगी। लेकिन अब जरूरत नहीं है मुझे इसकी, अब क्योंकि ये खत्म हो गया ना, अब इसका काम नहीं है। हो सकता है अब मैं ये वाली रजिस्टर कहीं और यूज कर लूँ, हो सकता है इसका नाम अगर मेरा R1 था रजिस्टर का, जिसमें मैंने एक्स को स्टोर किया था, ठीक है, एक्स R1 में गया था। अब एक्स तो खत्म हो गया। अब हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनाया y = 9। तो ये क्या होगा, R1 जो है रजिस्टर, उसमें जो है ये y स्टोर हो जाए। तो हमने, ये कंपाइलर का काम है, ये कंपाइलर को हैंडल करना होगा इस चीज को। यस सर नबीर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप अगर स्लाइड 3 पे जाए। यस सर। सर ये यस सर। बेसिक जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है, जिसमें हम पहले फाइल का एड्रेस देते हैं, राइट। फिर ग्लोबल में हम उसका क्या कहते हैं, वो स्टेटमेंट इनिशियलाइज करते हैं, और फिर मेन में जो है हम वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो उसकी बात हो रही है, राइट। यस सर और बिल्कुल फिर सर। उसकी मेमोरी एलोकेशंस की बात हो रही है कि वो किस फॉर्मेट में होगी, और कहाँ हम्म। वो होगी, और कैसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसे होल्ड करेगा। यस सर बिल्कुल सर, ऐसा ही है, वो कौन सा रजिस्टर उसको होल्ड करेगा ना मेमोरी एलोकेशन में। ये डिसाइड होगा कौन से रजिस्टर में वो वेरिएबल स्टोर होगा, जो हम वेरिएबल हमने बनाए। यस सर। और सर ये यस। बेसिक वो जेएनयू कंपाइलर की बात हो रही है, जो हम उस दिन वो असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें आप टेम्परेरीली रजिस्टर जो है वो अप टू 8 असाइन कर सकते हैं। तो जो उधर यस। बात की गई थी, तो ये वही कंपाइलर का आर्किटेक्चर है। यस सर बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ये वही कंपाइलर का। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही है, वो बेसिक कंपाइलर है ना सर, तो ये जनरल रूल्स है ना, तो ये वही होते हैं जो हमारे बेसिक कंपाइलर में यूज हो रहे होते हैं। तो यस सर, ओके सर। ऐसा ही है ओके हाँ। ओके। तो GNU सर, सी का कंपाइलर है सर, GNU तो। यस सर, जीएनयू जीसीसी हाँ कंपाइलर। बिल्कुल। GCC, हाँ GCC जो कंपाइलर है, हाँ सी लैंग्वेज का है। हाँ तो उसमें भी इस बिल्कुल। तरीके से ही, हाँ क्योंकि वो देखे ना, सी लैंग्वेज में क्या है आपका, डायरेक्ट रजिस्टर से ही हैंडल करा दो, क्योंकि वो सी लैंग्वेज का कोड है ना, असेंबली में इजिली कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो मशीन कोड में डायरेक्ट जाता है ना, वो असेंबली में कन्वर्ट ही नहीं होता सी लैंग्वेज का। बिल्कुल सर। तो वो जो है बेसिकली डायरेक्ट रजिस्टर्स ही बनाते हैं, वो जो आपके वेरिएबल्स के नाम वगैरह होते हैं ना, उनको वो मतलब के रजिस्टर्स में खुद करता है, उसको मैनेज करता है, तो इसी तरीके से वो करता है। यस। तो फिर बिल्कुल उसको सर। और डायरेक्ट। इधर वो ऑपरेटर्स की जो हम बात कर रहे थे, कि जंप और एक्सचेंज और लोड और ये सारी, तो ये इधर वो सारे हाँ ऑपरेटर्स भी डिस्कस हो रहे हैं।
यस यस यस, बिल्कुल सर, सही है। ये ऑपरेटर्स है ना, ये सारे, ये लोड है, ये वो है। अब बिल्कुल। देखें, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है यही वाली, एक्स इक्वल टू A+B। अब ये जो है ना, ये इस तरीके से नहीं होगी। मतलब कि ये जो हम कि एक साथ कन्वर्ट होके असाइन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या किया, लोड वाली इंस्ट्रक्शन चली। तो कंपाइलर का काम है कि इसको कैसे हैंडल करता है इस एक्सप्रेशन को। तो ये उसका काम है, तो वो उसको ऐसे हैंडल करता है। पहले वो लोड करता है, R1 लोड किया, ठीक है, एक रजिस्टर में A को लोड कर दिया। फिर बी को साथ ले आया, फिर उनको ऐड कर दिया, ऐड का ऑपरेटर चलाया। तो असेंबली में क्या होता है, हम एक एक चीज को देख रहे होते हैं, एक एक लाइन का पता चल रहा होता है कब कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो वो हम एक एक, हमारा काम है वो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो अब आसानी के लिए वो सी लैंग्वेज आ गई, तो उसने क्या काम कर दिया कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको कौन से रजिस्टर करनी है, आपको रजिस्टर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, तो आपने करना है, बस आपने सिर्फ अपना काम बताना है, वो खुद उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसने लोड करवाना है रजिस्टर में, कैसे उसने साइन करवाना है, वो सब खुद कर रहा जी अच्छा सर। सर, एक एक सर चीज मेरा, है। जी, तो आप यस कर सर। लें सर, सॉरी, आप यस। कर लें। सर मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि ये हम्म। जो हम पढ़ रहे हैं जीसीसी वो कंपाइलर, वो जो सी लैंग्वेज के सिर्फ परफॉर्म करता है, कंपाइल करता है, तो उसमें वो हाँ रिड्यूस हाँ। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वाला आर्किटेक्चर यूज हो रहा है ना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लोड करो फिर ऐड करो। अगर हम फिर जी। एलएलवीएम की बात करें तो उसमें भी हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे या नहीं, हम वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन वाला भी फॉलो कर सकते हैं? तो अगर आप, yes, सर वो तो देखना पड़ेगा कि वो कौन सा फॉलो करता है आपका LLVM। मतलब उसका क्या है, उसका खुद एक इंटरफेस होगा ना, कि मतलब कि कौन सा कंप्यूटर वो सेट कर यूज करता है। बाकी सर तौसीफ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, आपको अगर पता हो LLVM का कौन सा सर यूज करता है। ये वही है ना जिसके आगे हम, जो आई आर रिसीव करेगा हमसे, ऐसे ही है ना। उनमें से एक एल एल वी एम है। जैसे हमने ये भी हाँ। देखा था कि जावा वगैरह के लिए, और भी हैं, मतलब दुनिया में 3 4 मेन मेजर हैं। तो सर वो तो, हम्म। ये तो रूल पक्का है कि आपने हार्डवेयर की वायरिंग के मुताबिक आपने लिखना है। तो यस। ये हम उसको बताते हैं, जब बिल्ड बन रही होती है ना, जब बाइनरी बन रही होती है, तो वो, इनका फायदा ये है कि सारे आर्किटेक्चर के मुताबिक ऑटोमेटिक खुद ही बना देता है। तो ये तो कंपलसरी है कि अगर आपने आर्म आर्म के लिए या रिस्क बेस्ड प्रोसेसर है तो उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस होंगी। ये डिसीजन क्या होता है, वो ऑटोमेटिक सारी, जैसे सर मैंने अगर एक एप्लीकेशन बनाई है ना, अभी फर्ज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर, डेस्कटॉप हाँ। एप्लीकेशन। अब मैं उसकी जब हम्म। बिल्ड बनाऊंगा ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है, मैं सिर्फ उसको इतना बताऊंगा कि यार मुझे ये बिल्ड चाहिए मैक ओएस के लिए भी, मैक ओएस के M1 के लिए भी, मुझे ये चाहिए x86 के लिए भी, और 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, ये सारी मैं उसको बताऊंगा। कोड तो मैंने एक ही लिखा है। अब क्योंकि हमें पता ही है वो भी कोई ना कोई बैक एंड आर्किटेक्चर यूज कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, उसने सारे प्रोसेसर के मुताबिक वो मुझे बिल्ड बना के दे देनी है और मैंने डिप्लॉय कर लेना उसे। तो बिल्कुल सर, ऐसा ही, हाँ वही ना, वो फिर उसने बना के दे देनी है, तो आपने डिप्लॉय कर देना है, मतलब कि उस आर्किटेक्चर के हिसाब से ना। हाँ। सर तौसीफ, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जो आप बात कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ हार्डवेयर के लिए वो बना लेंगे, वो तो हमें समझ आ गई कि आप एलएलवीएम अप्रोच कर लेंगे, लेकिन आप कौन हाँ। सा इंस्ट्रक्शन सेट यूज करेंगे? जबरदस्त। मल्टीपल एसिमेट्रिक अप्रोच तो हो गई, पैरेलल आप मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच कौन सी होगी इंस्ट्रक्शन सेट? फिर इंस्ट्रक्शन सेट डिपेंड करता है कि, यही तो बात है ना, मेजर कितने, दो हैं हमारे पास। तो अगर आप उसको कहते हैं मैंने मैक M1 के लिए बनाना है, तो मैक M1 आजकल कौन सा यूज कर रही है इंस्ट्रक्शन सेट, आर्म बेस में कौन सा है, रिस्क का है, तो वो रिस्क के हिसाब से असेंबली बनाएगा उसकी। हाँ, फिर वो इसके हिसाब से बनाएगा ना, वही ना, वो उसका आर्किटेक्चर कौन सा है, देखें वो जो है ना, मैं क्या, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा है, तो उसके हिसाब से उसकी असेंबली हो, ताकि वो समझ सके उसको, वरना वो वो आपको समझ नहीं दो, पाएगा। बिल्कुल वो आपको दो बिल्ड निकाल के देगा मैक के लिए, एक M1 हाँ। सीरीज के लिए और एक दूसरी जो इंटेल बेस्ड है, जो कि x86 पे चल हाँ। रही है। तो सर जब भी इधर तो। फिर वो बॉटल नेक वाला भी आता है ना, क्योंकि जो रिस्क आर्किटेक्चर है वो अप टू 8 रजिस्टर एलोकेशन करता है, राइट? और हाँ। जो आप एप्पल के लिए डिजाइन करेंगे, जो M1 चिप आ रहे हैं आजकल, राइट, तो जी। उसके लिए तो आप 8 रजिस्टर यूज नहीं कर सकते, आपको तो एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो फिर आप, हम्म। फिर एलएलवीएम अप्रोच में आप फिर एक सिंपल एक अप्रोच को यूज करेंगे।
जो LLVM हम डिजाइन कर रहे थे, तो वो तो हाँ हाँ। सिर्फ हम उसको ये बता रहे थे कि ये आपका सोर्स कोड है किसी भी लैंग्वेज में, और आपको इस हम्म, स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाना है, तो वो बना लेता था। लेकिन उस हाँ। वो हमने फिर नहीं पढ़ा था कि वो उसकी असेंबली किस इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करती है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। यस। तो सर वो उस अब वो डिपेंड करता है ना सर कि हाँ वो LLVM का है, लेकिन वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर कौन सा है। आप देखें उसने सिर्फ ये करना है सर, उसने ना एक जेनेरिक सा कोड बना देना है, IR ना जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होगी, वो ऐसी जेनेरिक से बना देनी है। फिर वो है ना आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि अब उसके हिसाब से वो उसको ट्रांसलेट करेगा। उसमें आपकी वर्चुअल मशीन भी थी ना सर, LLVM जो आपकी वर्चुअल मशीन है ना एक, तो बिल्कुल सर। ट्रांसलेट करती है आर्किटेक्चर के लिए। तो अब उसके अंदर जो आपकी वर्चुअल मशीन होगी ना उसमें बिल्ट हुआ हुआ होगा कि एप्पल में आज आज आई रिस्क यूज हो रहा है या सिस्क यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, उसके हिसाब से असेंबली बनाओ, मतलब मशीन कोड बनाओ। फिर आएगा इंटेल बिल्कुल। का, इंटेल का उसके हिसाब से बनाओ। फिर आएगा आपका लिनक्स का उसके हिसाब से बनाओ। तो मल्टीपल वेज में वो आपका मशीन कोड जनरेट करता था। तो वो भी वर्चुअल मशीन थी वो। तो इसीलिए बिल्कुल सर। उसका उसके अंदर बिल्ट हुआ हुआ होता था कि उनको पता होता था, जो इन्होंने बनाया LLVM उनको पता था कि इंटेल कौन सा आर्किटेक्चर यूज करे, रिस्क यूज करे या सिस्क यूज करे। तो जी। उसके हिसाब से वो बनाते थे। ये सर पॉइंट अभी है। इसकी एक और एग्जांपल है, अभी फर्ज कर ली कि आज एक नया आर्किटेक्चर आ जाता मार्केट में, तो LLVM हाँ वाली टीम बैठ के लगी हुई होगी दिन रात बैठ के कि उसके मुताबिक हाँ। ये असेंबली लिखने का कोड भी हम बना दें, क्योंकि हमें तो आई आर जी। रिसीव हो रहा है ना स्टैंडर्ड वे बस में। उसको उनको क्या करना है, उनको एक और वर्चुअल मशीन बना देना है, एक और जी नया जी। वर्चुअल मशीन उस आर्किटेक्चर के लिए जो नया आने हाँ। वाला है। बस, तो वो उनका काम हो जाएगा। और सर मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँ। जी सर जी यस जो जी। सर। मुझे लग रहा है कि मुख्तलिफ प्रोसेसर जो भी हार्डवेयर है वो वेरी करता है, लेकिन जो हम इधर 3AC की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये वो हाँ। गिम्पल वाला स्टेप को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। उस गिम्पल हम्म। को हम क्या कहते हैं, हम ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो वेरी हो सके। मतलब एक तो वो मशीन न्यूट्रल हो जाता है ना, वो जेनेरिक IR हमारा कर लेता है। गिम्पल हम्म। IR जो है वो हमारे स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए वो एलोकेट कर लेता है। तो हाँ, वो अप्रोच हो सकती है। फिर बैकएंड उसे कैसे भी ट्रीट करे, तो वो फिर हाँ ऑप्टिमाइजेशन कोड पे बेस करता है ना, कि जैसा कोड हाँ। होगा तो उसके बेस पे फिर वो इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है ना, उसके हिसाब से वो करेगा, वो आर्किटेक्चर को भी देखेगा कि उसके हिसाब से फिर कन्वर्ट हो सके ना। ये नहीं हो कि आर्किटेक्चर दूसरा हो, मशीन कोड कोई और बना रहा हो, तो काम नहीं बनेगा ना। उसका आर्किटेक्चर के हिसाब से वो मशीन कोड बनाएगा फिर वो। इसी तो वर्चुअल मशीन यूज होती है, पाइथन में भी यही है। पाइथन वर्चुअल मशीन जो क्या करती है, आपके अलग अलग आर्किटेक्चर की अलग अलग वर्चुअल मशीन है, आपको बाइट कोड मिल जाता है। अब वो बाइट कोड हर लैंग्वेज का अलग, हर आर्किटेक्चर के अलग अलग ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो इसलिए अब वर्चुअल मशीन वाली लैंग्वेज आई, जावा में भी JVM है। C++ में नहीं था, वो आपका डायरेक्ट मशीन कोड बनाता था, एक आर्किटेक्चर के लिए बना दिया, फिर आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था, मतलब उसका अलग मशीन कोड जनरेट करना पड़ता था। तो अच्छा ये थोड़ा। सर, अब यस। इसमें जितना वो सर कह भी रहे थे ना कि बेशक अभी M1 की बात करें, बेशक वो रिस्क बेस है, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस होंगी जो उनकी स्पेसिफिकली उनके हार्डवेयर से रिलेटेड होंगी, तो उसका क्या फिर? तो यही बात है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन रिलीज करते हैं, अगर M1 चिप हाँ बनी है ना यही ना। तो उन्होंने एक्सपोज जी। किया कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ताकि बैक एंड डिजाइन करने वाले डेवलपर यानी LLVM टाइप के वो उसको रीड हाँ। करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन लिख सकें, वो सजेशन भी देते होंगे, तो मतलब कोलैबोरेशन है ये सारी। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जाहिर सी बात, जिसने बनाया है वो अपना बताएगा तो सही ना, उसने बनाया क्या है, किस तरीके का आर्किटेक्चर बनाया है, तभी तो उसकी हम सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसके कंपाइलर्स बनते हैं उसके, फिर ताकि उस पर चल हाँ। सके, उसका बिल्कुल मशीन सर। कोड बनाते सर हैं। एक यस। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं देख रहा था कि यस सर। अगर फर्ज करें हम अपने सोर्स कोड दे जिसमें हमने अपने रूल्स दिए हुए हैं, राइट, तो हम एक कंपाइलर आर्किटेक्चर तो LLVM बेस बना लेंगे। लेकिन जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि उसको हम एग्जीक्यूशन लॉजिक कैसे देखेंगे, कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका आउटपुट हम कैसे देखेंगे। QT स्पिम में तो हम बैकएंड देख लेते थे, राइट, तो हम वो कैसे यस। देख रहे थे। तो जब हम अपना हाँ। कंपाइलर कभी डिजाइन करेंगे तो हम उसके लिए अपना UI भी बनाएंगे, यूजर इंटरफेस, यस। और फिर वो बिल्कुल सर। वेरी करता है। हाँ वो वेरी करता है ना, वो यूजर इंटरफेस पे, और सबका अलग अलग होगा। यस। जी सर। बिल्कुल। चले फिर और देख लेते हैं इसका, थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, वो मैं मिटा देता हूँ।
अच्छा सर, मैं सॉरी, एक चीज़ आगे भी मैं पूछना चाह रहा यस था। सर। हमने ना रन टाइम की बात की है, तो रन टाइम वही है जो, यही आई थिंक सो, यही है रन टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर होता है। ऑपरेटिंग हाँ सिस्टम का शफकत दस्ते शफकत होता है उसके ऊपर। उसकी वजह ये है कि रन टाइम डिसाइड करता है कि आपको जो मेमोरी दी गई है उसके लिए, आपकी हीप के लिए, वो कितनी देनी है। आउट ऑफ बाउंड होता है तो उसकी नज़र रखनी है उसने, स्टैक बनाना है यस। उसने। और अब जिसे हम डायनामिक मेमोरी कर रहे होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर, तो उसकी एक लिमिट है। अगर आप आउट ऑफ ज़्यादा कर देंगे तो उसके अगेंस्ट आपको ब्लॉकेज लगाई जाती है। हालांकि रैम एग्जिस्ट करती है आपके पास, 8 GB हाँ, रैम है तो, लेकिन वो आपको कोशिश करेगा कि आप 3 GB से ऊपर ना दे। तो इस तरह की चीज़ें ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आ रही होती हैं। वो हैंडल कर रहा होता है ताकि मसले ना हो ना। अगर वो हैंडल नहीं हाँ करेगा, सब प्रोग्रामर के हाथ में आ जाएगा, तो फिर तो ये मसला हो बिल्कुल। जाएगा कि मसले तो बार बार आते रहेंगे आपका। कभी जी जी मेमोरी लीक कर जाएगी, या वो हो जाएगा, इलीगल मेमोरी एक्सेस हो जाता है। वो भी हो जाता है ना, सी में बहुत होता है, ये सी लैंग्वेज में होता है। जी जी जी। इलीगल मेमोरी एक्सेस कर लो, क्योंकि आप में प्रोग्रामर के हाथ में बहुत सारा कंट्रोल आ जाता है सी सी प्लस प्लस में ना। तो वो उसके हाथ में होता है मेमोरी कैसे उसने एलोकेशन करनी है। तो वो इलीगल मेमोरी एलोकेशन कर देता है, डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है उसमें, कि आपका वो पॉइंटर पता ही नहीं है किसके एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है उसमें, पता ही नहीं है। तो अब वो फिर आप कोई और जगह यूज कर रहे हैं, वो यूज कर कुछ और ही एड्रेस आ रहा है उसका। मतलब ये अब ये जो लैंग्वेज बाद में आई, उन्होंने थोड़ा ये आसान कर दिया कि यूजर बड़े मसले कर रहे थे इसमें ना, प्रोग्रामर होते थे उनसे बड़ी मिस्टेक्स हो रही थी। तो इनको हैंडल करने के लिए थोड़ा आसान कर दिया कि पॉइंटर्स वगैरह हटा दिए, सिर्फ वेरिएबल्स वगैरह हो, ताकि उनको ना मसले नहीं हो। ये सर नवीन आपका हैंडल है। सर, सर तौसीफ ने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मुझे लगता है इनको थोड़ा हाँ बहुत नॉलेज होगा ना। तो सर मेरा जी। एक क्वेश्चन है। फर्स्ट करें, हमने एक कंपाइलर डिज़ाइन कर लिया, राइट, और हमें एक यूज़र इंटरफेस पे काम नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ, वो हमारा कंपाइलर का जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे हमें एक यूआई दे दे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो ऑब्वियस है कि हार्ड कोडेड होगा। अगर हार्ड कोडेड नहीं होगा तो लोग कॉपी करेंगे। तो फिर वो क्या उसकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अगर हम कोई कंपाइलर बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे? अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज हो। सर तौसीफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? सर आप पायलट। ना, सर इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल ऐड कर दें अपनी। यस फिर सर। सर। एग्जाम्पल ऐसे कि फर्स्ट करें आप विंडो यूज कर रहे हैं, राइट। हम्म। या नहीं, विंडो तो मैंने इतना यूज नहीं किया, मैं मैक की बात कर लेता हूँ। मैक में जब हम वो लेक्सिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे, जो लेक्सिकल एनालिसिस सर ने कोड दिया था और हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे और फिर वो टोकन्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसमें हम्म। जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीएमडी में हम दे देते थे कि फ्लेक्स डॉट एल, राइट। तो फ्लेक्स जो है उसे टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता था। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गई। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखें, अगर हमारा आर्किटेक्चर हम फुली एक कंपाइलर डिजाइन करें, तो क्या वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रीड कर पाएगा, या वो हमें एक इंटरफेस दे पाएगा कि नहीं, या नहीं उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है? जी। तो सर मुझे जहाँ तक समझ आई है कि अगर अपनी चीज़ें भी बनाते हैं या हमने यूज़ भी करनी है, तो हम एग्जिस्टिंग चीज़ों के ऊपर ही चल रहे होते हैं ना। तो हम्म। अगर पार्सिंग भी हो रही है वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रही है, और वो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। तो जो ट्रीज बन रही हैं वो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बन रही हैं। और एट द एंड लिमिट तो ये होती है कि हमें जो कर्नल ने चीज़ें एक्सपोज की हुई होती हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने, उसके अंदर रह के ही हमने सिस्टम कॉल वगैरह करनी होती हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपका क्वेश्चन सही तरीके से नहीं समझ पा रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में है। सर फैजान, आपको क्या लगता है? आप अपना ऐड कर दें, आपको कोई समझ आई हो ये तो। सर, सर यही कह रहे हैं कि वो फ्लेक्स अगर यूज करते हैं हम, फ्लेक्स तो जैसे कि लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, टूल है ना। तो मैक में भी वो काम करता है, वो फिर सी में भी काम कर, मतलब कि इंटेल में भी काम करेगा। अब जो है वो उसके इंटरफेस आर्किटेक्चर के हिसाब से उस पर काम करेगा ना। मतलब फ्लेक्स जो काम कर रहा है, अब देखें सर, सर नमीर, फ्लेक्स जो है ना टूल आपका, वो मैक के लिए थोड़ा डिफरेंट बनाया गया होगा, ठीक है सर। इंटेल के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो है ना, उसमें टोकनाइजेशन जो कर रहा है ना, वो उसको है ना वो वाला मशीन कोड चाहिए जो मैक वाला जनरेट करता है। तो ये उसके हिसाब से टोकन्स बनाएगा सर। सर नमीर, जी पॉइंट क्लियर हो सर। रहा है सर आपको? सर मुझे तो जितना लग रहा है कि हमें जो जीसीसी का बेसिक पाइपलाइन है
हाँ हम हाँ। वो तो सी के लिए महदूद है, राइट? लेकिन अगर हम हम्म। कोई और इंस्ट्रक्शंस दे और उसमें एलएलवीएम एम्बेड कर ले, तो अच्छा। जीसीसी पाइपलाइन तो हमें इंटरफेस दे देता है, राइट? हम उसका आउटपुट भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ अगर एलएलवीएम अप्रोच हम करें तो हमें तो ऑलरेडी जो जीसीसी का यूजर इंटरफेस था, तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं हाँ। इस तरीके से बोल रहा था कि फिर उसको अच्छा अच्छा। वेरी कैसे करता है। अच्छा अच्छा, तो सर देखें ना, वो एल एल वी एम है ना सर, वो डिफरेंट है ना सर, और जीसीसी अलग है। एल एल वी एम थोड़ा जेनेरिक बनाया गया है। अब देखो जीसीसी पाइपलाइन है ना सर, वो तो सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए काम कर रहा है ना, वो फिर सब लैंग्वेजेस पे नहीं चल पाएगा। लेकिन एल एल वी एम आपका था ना, वो काफी लैंग्वेज में चल रहा था, पाइथन पे भी काम कर रहा था, सी प्लस प्लस पे भी, सी में भी, सब पर कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो जेनेरिक सा टोकनाइजेशन कर रहा है। अब देखें, पाइथन में कोड लिखने का तरीका अलग है, सही है सर, वहां सेमीकोलन नहीं लगता। सही बात तो यही है, सही है सर। जी सी सर। में लगता है। अच्छा, और क्या पॉइंट है? और भी बहुत सारे पॉइंट आपके पास निकल आएंगे। तो इसकी हाँ हाँ टोकनाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है हाँ, आपके पाइथन की, और इसकी अलग होगी। बिल्कुल। सर उसमें लेकिन ये ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये अगर उसके अंदर 10 फंक्शन है या 10 इस तरह के छोटे छोटे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें से हाँ कोई एक आप यूटिलाइज कर पाए, रीयूज कर लें। हाँ। और जो जी जी जी। सी की बात है, क्योंकि वो स्टैटिकली उन्होंने अपने उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर आके बनाया हुआ है, तो हाँ, उसमें वो सिर्फ सी रीयूजेबिलिटी को कम होगी। मद्देनजर रख के बनाया हुआ है। एलएलवीएम मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए बनाया था, जैसे सर ने बताया था, कोई स्टूडेंट्स थे उन्होंने मिलकर थोड़ा बनाया था, ताकि वो और भी लैंग्वेजेस पे काम एक साथ कर सके ना, उनको अलग अलग कंपाइलर ना बनाने पड़े, यूज करने पड़े। बिल्कुल तो वो सर। एक ही हो, तो इस वजह से वो एक अप्रोच थी जेनेरिक। तो वो उस तरीके से जेनेरिक सा एक क्या बनाता था, आईआर बनाता था, जेनेरिक सा आईआर, ताकि वो बैकएंड में कन्वर्ट हो सके कोई भी आर्किटेक्चर के लिए। और यस सर बिल्कुल इसमें सर। और भी है ना, कि यस अगर हम नॉर्मल की भी बात करें, एलएलवीएम बेस भी बात करें, तो एलएलवीएम का जो बैक एंड साइड है वो तो होगी स्टैटिक, नहीं बदलेगी। बाकी जो हाँ फ्रंट एंड है वो तो हर लैंग्वेज का ही अपना है ना। हाँ, वो वाला लैंग्वेज अपना है ना, वही बात है ना हर सर, लैंग्वेज को कि अपना अपनाना किसी का पड़ेगा। अलग है, पाइथन का अलग होगा। तो वही ना, तो उसके हिसाब से उसको करेगा कन्वर्ट। यस, तो सर सर यही कहना चाहते एलएलवीएम थे सर नवीन, में कि जीसीसी का फ्रंट। यूज करें, फ्रंट एंड। जी सर। सर हाँ एलएलवीएम में तो फ्रंट एंड चेंज नहीं होता था, सिर्फ मिडिल एंड पे काम हुआ था। वो हाँ, वही बात रिसर्च है ना, पे। हाँ वही बात है ना, बिल्कुल फ्रंट एंड पे काम ही नहीं होता। तो फ्रंट एंड तो आपका वही लैंग्वेज का करता था, जीसीसी का करता था। लेकिन बिल्कुल फिर सर। जो है एलएलवीएम क्या करता था, मल्टीपल अलग अलग उसको मशीन कोड बनाता था, वर्चुअल मशीन है ना ये, तो हर हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग बनाता, हर आर्किटेक्चर के लिए अलग था। यस यस, सर। बिल्कुल। सर सारा रिसर्च जो था वो अब हमने आज पढ़ा है 3AC। ये 3AC जो हाँ है वो गिम्पल का स्टेप है, गिम्पलीफाइंग इसे कहते हैं। तो उन्होंने हाँ। सारा रिसर्च इस पे किया था ताकि कोई भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री हो, उसे वो जी। 3AC में कन्वर्ट करे, और फिर गिम्पल जो है हाँ, वो किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए वो कन्वर्ट कर लेता है। तो उसको सारी बना दे, रिसर्च इस हाँ। बेस पे हुई थी। इस बेस पे हुई थी, जो जेनेरिक सा बनाना चाह रहे थे वो। बेसिकली वो चाह ये बिल्कुल रहे सर। थे कि हर लैंग्वेज का एक ही कंपाइलर हो, एक ही एक वर्चुअल मशीन हो, हर लैंग्वेज पे चल जाए, मतलब कि एक एक ही हमारी एक्सटेंशन हो, मतलब कि एक ही कंपाइलर बनाना पड़े जो हर लैंग्वेज के लिए काम करे। तो वो जेनेरिक सा बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए उस पर ये रिसर्च करे थे, तो ये इन्होंने रिसर्च सारी की थी इस पर। यस। जी सर। सर जुल्फिकार आपका हेड, यस सर। यस। सर आई थिंक आज आज के लिए काफी नहीं है। यस सर, यस सर, हाँ काफी आज लंबा सेशन हो गया, तो बिल्कुल मैंने भी सर। मेरी भी क्लास है, वो स्टूडेंट मेरा वेट कर रहा जी। है। अच्छा मुझे ये अच्छा बताएं कि इसमें टोटल कितनी स्लाइड्स हैं जो अभी सामने शो कर रहे हैं आप? सर, इसमें तो 10 स्लाइड्स हैं, ये हमने यहाँ तक हाँ, तो पढ़ लिया। ठीक है ना सर, ये थोड़ा सा। कल ये कंप्लीट ना कर लें? हाँ, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर और भी चीज देख लेंगे ना उसके आगे का, जो हमारा है ना यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पर जी जी जी। कल ये टेन ट्रांसलेटिंग स्लाइड्स थ्री कोड। हाँ, फिर यहाँ जाएंगे हम, ठीक है ना सर, तो ये थोड़ा जी सा जी, रह गया कल हमारा। 10 ये कंप्लीट करके ना, ये कोशिश करना ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा। जी 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 सर, जरूर सर। और डिस्कशन वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल, और आई थिंक इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत अच्छी जी डिस्कशन जी हो रही थी यहाँ जरूर। पर। जी सर जी बिल्कुल। फैजान, मेरा एक रिक्वेस्ट है। जी जो सर। जो एलएलवीएम था उस पे रिसर्च 2000 पे हुई थी, राइट? तो उसके हाँ बाद हाँ भी किसी ने तो कंपाइलर पे काम किया होगा, रिसर्च की होगी, हाँ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की होगी। तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा सर। रिसर्च करके अगर कोई उसके बारे में बता दें। अच्छा सर सर। नमीर, मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए हम मैं मेरा व्यू ये है कि ये जो स्लाइड सारी कंप्लीट कर लेना, उसका पता क्या फायदा होगा उसमें, फिर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। हम्म। जब यस। पूरा फ्लो पता हमें भी पता चलेगा, तो आपकी बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी ना, हमें भी पूरी तरह
फिर हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी उसमें रिसर्च करके कि ये जी पोर्शन, जी तो जी। ये आई वांट पहले कंप्लीट हो जाए पूरा फ्लो, उसके बाद हाँ डिस्कशन करें बिल्कुल। तो हमें भी समझ में आएगा फ्लो में कहाँ पर ये चीज़ जो डिस्कस हो रही है कहाँ पर वो फिट हो रही है। और उसमें बिल्कुल। सर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन छोटा होता चला जाता है जैसे जैसे पढ़ते जी जाएंगे जी ना। जी, और डिस्कशन भी हाँ ना हाँ हाँ। हाँ टारगेटेड हो जाती है और वेल फोकस्ड डिस्कशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो सर हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम रिसर्च भी करेंगे थोड़ा ना इसके बारे में, ना कोई आर्टिकल वगैरह निकालेंगे जो पुराने हो, 80s के, जब ये लैंग्वेजेस बन रही थी और जब हो रहा था ना ये काम इस पे। यस, जी सर। फिर समझ आएगी। बिल्कुल सर। ओके, चलो सेशन को एंड करते हैं फिर। ओके। सर हाँ। फिजान एक छोटा सा मेरा यस सर। क्वेश्चन था, छोटा सा। यस। जी ये सर। हमने जो देखा कि फंक्शन के लिए वो स्टैक बनाता है, हमें पता है कि हाँ हाँ फंक्शन हाँ। जैसे ही रीड होता है ना स्टैक बन जाता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, उसके अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन होती है, फिर उसकी अपनी दुनिया होती है। अच्छा बिल्कुल मेरा सर। क्वेश्चन ये था, ये असेंबली के अंदर एट द एंड असेंबली बन गई ना, उसके हाँ अंदर जो हाँ। फंक्शन को लोड करने का उसकी अलग कोई कॉल होती है? ये असेंबली लेवल भी बात हो रही है ना? सर देखिए, असेंबली में तो फंक्शन होता ही नहीं है ना, उसमें तो रजिस्टर होती हैं, उसी में आप कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से करता है उसको। तो वो हाँ आप है ना मतलब। बेसिकली जी स्टेप जी बाय स्टेप आप वो कर देते हैं, उसको बहुत आसान कर देते हैं असेंबली में। असेंबली के लिए आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, तो फंक्शन रहता ही नहीं है। मतलब आप जैसे कि कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन की बॉडी में जा रहा है, वहां पे कंट्रोल फ्लो जा रहा है ना, तो वैसा जी आप जी। काम ही नहीं होगा उसमें, तो एक स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, एक एक लाइन, एक एक एग्जीक्यूशन, इस तरीके से। बाकी उसको भी हम देखेंगे थोड़ा फंक्शन को असेंबली में, कि फंक्शंस में कैसे काम करते हैं असेंबली में, हाँ बिल्कुल, ये वो देखने की थोड़ा चीज़ है ना देख किस लेंगे तरह हम वो तो। ऑटोमेटिकली एक पीस ऑफ कोड हम्म। को छोड़ के दूसरे की तरफ तवज्जो हाँ कर लेता है, वो देखेंगे हम हाँ, इंशाल्लाह। वो कंट्रोल फ्लो कैसे जंप करता है, ये सब हम बिल्कुल सही देखेंगे। है। जी जी। ये हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है ये। यस। ठीक सर हो गया। फैजान, अगर आपकी इजाज़त तो मैं थोड़ा ऐड ऑन करूं सर जुल्फ़िकार यस का सर, यस। क्वेश्चन आंसर कर लूं। सर मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम रिसर्च पढ़ें, क्योंकि जो हमने जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है ना, वो मिडिल एंड पे हुआ है, गिम्पल पे। तो आज तक जो अब आज हमारा लेक्चर था वो मिडिल एंड पे था। तो मैं चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा इलेबरेट हो जाए, ताकि हमें फिर समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड तो स्टेटिक है, लेकिन मिडिल एंड में सारा काम हुआ है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सबको बेहतर तरीके से समझ आए। नहीं, यस सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब पूरी स्लाइड्स का फ्लो हो जाए तो वो पूरा फ्लो जब एक जो नॉन टेक्निकल बनता है उसको सामने आता है तो फिर वो भी पार्टिसिपेट करेगा, तो वो हमारा फ्लो वहीं पे स्टक हुआ हुआ है ना। तो वो यस। तो डिस्कशन तो आप जितनी करेंगे तो वो फ्रूटफुल रहती है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ एक पूरा बेसिक कवर हो जाए, उसके बाद ना फिर हम उस पर डिस्कस करें तो वो हमें भी आइडिया होगा कि आप ये कहाँ पर वो। अब देखें, अब हमें आज मुझे पता चला कि रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर की एलोकेशन कहाँ हो रही होती है। जबकि शुरू में जब डिस्कशन हुई थी तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है, ये हम जो स्कूलों में होता है कि कौन सा होता है। अब वो नाउ वी अंडरस्टैंड क्या होता है। तो एक दफा पूरा फ्लो हो जाए ना तो उसमें फिर और लर्निंग का तरीकाकार भी यही होता है कि पहले आप एक पूरे जैसे पीएचडी में पहले कोर्स वर्क होता है, फिर बाद में हम वो पढ़ना शुरू करते हैं, रिसर्च करते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। ये ठीक, यस ब्रेथ सर, ऐसे फर्स्ट ही। स्ट्रेटेजी होती है ना, ब्रेथ फर्स्ट। आप हाँ। पहले पूरी चीजें कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। यस। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ओके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलें यार, थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत जी अच्छा सेशन रहा, थैंक यू। जी। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।